गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनुराग दीक्षित में। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही होगी। वैसे तो शाम की क्लास 6 बजे से रेगुलर होती है, लाइव होती है, लेकिन ड्यू टू द इंटरनेट कनेक्टिविटी जो कि सही नहीं थी, उसके कारण आज की क्लास आपको रात में 10 बजे ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, जिसके लिए मैंने आपसे सॉरी भी बोला। और अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता हूँ है ना। तो चलिए, आज से जो अपन लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सभी लोग उससे परिचित हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि कार, समय और दूरी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी, ठीक। डिस्टेंस। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं इस चैप्टर की महत्ता कितनी है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरुआत में कुछ बेसिक बातें मैं इसके विषय में आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा, और उसके बाद से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। 1 मिनट का जरा समय दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए। और इसके बाद से हम लोग जब इसकी शुरुआत करेंगे तो अच्छे से इसको आगे भी लेकर चलेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। सब सही है, दूध दही है, मावा मस्का उसी का चस्का, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको इसके विषय में बता देता हूं ताकि आप लोग इसको समझने में, इस चैप्टर को आपको समझने में कोई समस्याएं ना आए। तो अगर मैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की बात करता हूं, इस चैप्टर की बात करता हूं, तो बेहद आसान सा चैप्टर है। बस कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना, जो इसमें डिस्कस करने वाले होते हैं उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और थोड़ी थोड़ी छोटी सी बातों को समझेंगे और फिर सवालों पर आएंगे, ठीक है। देखिए, जब हम लोग स्पीड की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, और जब हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं यानी दूरी की बात करते हैं, तो ये तीनों एक दूसरे से बड़ा क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, बहुत आसानी से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, क्यों जुड़े होते हैं, जरा समझिएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि स्पीड क्या होती है। स्पीड है क्या, ये क्या है, इसको किसको चाल किसको कहते हैं। मान लीजिए आपको ए से बी तक की यात्रा करनी है, समझना ध्यान से, ए से बी तक की यात्रा करनी है। तो ए से बी तक की यात्रा के लिए आप जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, और वो माध्यम तेज चलता है या धीमे चलता है, तो वो तेज और धीमे चलने को ही चाल कहा जाता है। मतलब आप एक मोटी मोटी भाषा में ये समझ सकते हैं, किसी दूरी को तय करने में जो एफर्ट लगाया जाता है वो चाल कहलाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो भाई ए से बी तक की दूरी तय करने में जो आपने कार्य किया, जो एक एफर्ट लगाया, वही स्पीड है बस। और ये स्पीड जो होती है ना, ये बस यही स्पीड का खेल है। यही कभी तेज होती है और कभी धीमी होती है, बस सिर्फ इतनी सी दो बातें हैं, ठीक है। यही कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। अब समझिएगा भाई साहब, डिस्टेंस क्या है। ये तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई कि दो स्थानों के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। अब समय समझिएगा, समय किस हिसाब से लगता है और कैसे लगता है। इस बात को अगर आप समझें कि समय किस हिसाब से लगता है और कैसे लगता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा कि समय किस हिसाब से लगता है। अगर मैं कहता हूं कि ए से बी तक की दूरी में जो समय लगा वो समय क्या है, वो टाइम क्या है, तो ये दो बातों पर निर्भर करता है। क्या? पहली बात ये करता है कि ए से बी तक की दूरी कितनी है, और दूसरी बात ये निर्भर करता है कि ए से बी तक की जो दूरी है उसको तय करने में जो चाल है, जो स्पीड है, वो स्पीड क्या है। तो समय केवल इन दो बातों पर निर्भर करता है। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि जो चाल होती है वो किस बात पर निर्भर करती है। चाल सर जी इस बात पर निर्भर करती है, समय। अभी मैं आपसे समय की बात कर रहा था, तो समय किस बात पर निर्भर करता है कि सर जो हमारे पास दूरी है ना, दूरी को किस चाल से तय किया गया, इस बात पर ही समय निर्भर करता है ना। दूरी को किस चाल से तय किया गया, इस बात पर समय निर्भर करता है। तो आप यहां पर एक चीज देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसको वैसे लिखता हूं कि टाइम इज प्रोपोर्शनली टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप ये देखो कि अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लेता हूं, मैंने ये माना कि भाई साहब हमारे पास जो दूरी है ना, डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है उसको हमने कहा कि ये नियत है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटी सी बात है, इस पे ही सब कुछ बेस्ड होता है, ठीक है।
केवल एक ये फॉर्मूला होता है जिसपे पूरा पूरा चैप्टर बेस्ड होता है। इसको थोड़ा सा आप डीपली समझ लीजिए, और कोई बात नहीं, ठीक है, समझिएगा। मैं यही बोल रहा हूं कि जैसे मैंने कहा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस नियत है, तो अब क्या होगा, तो आप ये कहोगे कि सर जी अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि कांस्टेंट हो गई। तो आप देखोगे टाइम जो होगा वो इनवर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा स्पीड का। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर स्पीड क्या होती जाएगी, अगर स्पीड बढ़ती जाएगी किसी दूरी को तय करने में, तो जो समय लगेगा ना वो समय लगातार कम होता जाएगा। इसको सीपीआर भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो भी कहते हैं। इसी बात को सीपीआर कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। और इसी पर कुछ लोग होते हैं ना जो इस नाम से बच्चों को वर्गला देते हैं, हाय दैया ये क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो कह सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो कह सकते हो। और भाई साहब जैसे जैसे अगर टाइम बढ़ेगा, मैंने क्या बोला कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, और अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी। ये बातें कब की हैं, जब आपके पास दी हुई दूरी जो है, जो इस डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो, दूरी नियत हो। मेरी बात समझ में आई? पूरी पूरी सारी की सारी बातें चाल, समय और दूरी की केवल इतनी बात पर निर्भर करती हैं, ठीक। अच्छा, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा कि ये दूरी, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये दूरी ए से बी तक की 500 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 500 किलोमीटर। और बोला गया कि इसे भाई साहब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया जाना है। कितने की रफ्तार से? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो आपको पता है कि अगर कोई दूरी 500 किलोमीटर की है भाई साहब, और उसे आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करते हो, तो सिंपल सी बात है कि आपको भाई साहब 10 घंटे लगने वाले हैं। हाँ या ना? बोले सर बिल्कुल सही बात है। तो आपने ये देखा कि जब रफ्तार 50 थी तो समय आपको लगा 10 घंटे। ऊपर लिखता हूं, जब रफ्तार थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे तो आपको समय लगा है भाई साहब सिर्फ 10 घंटे का, राइट। अब मैंने कहा इसी दूरी को जो कि 500 किलोमीटर की थी, ये भी कांस्टेंट है, इसको अब की बार हम लोग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करते हो तो 5 घंटे ही लगता। तो आप अब की बार क्या देख पा रहे हैं कि अगर स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो समय सिर्फ 5 घंटे का लग रहा है। तो आपने दो बातें गौर की यहां पर, की है कि नहीं की है, ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए, जैसे ही रफ्तार 2 गुनी हुई, समय उसका पहले वाले का आधा हो गया। तो रफ्तार 2 गुनी यानी स्पीड अगर 2 गुनी हुई तो समय भाई साहब आधा हो गया। तो ये बात किस बात को शो करती है कि भाई जो समय होता है ना वो चाल का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर एक चीज बढ़ती जाएगी तो दूसरी चीज क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। सिंपल सी बात है। इतनी बात समझ में आई। अब एक दूसरी सी बात समझिएगा, बहुत छोटी सी बात, जिस पर सवाल तो डायरेक्टली कहो पूछा जाए, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। वो ये होता है कि जैसे अपने पास कोई दूरी है या कोई चाल है जो कि किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, कोई चाल, और कह देता है कि भाई साहब इसे मीटर प्रति सेकंड में बदला जाए या मीटर प्रति मिनट में बदला जाए। तो इसमें क्या होता है, कई बार बच्चों से चीज़ें गलत हो जाती हैं। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। देखो भैया, मैंने कहा कि कोई अगर रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है और इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं, देखना ध्यान से, सभी लोगों से निवेदन है मेरा छोटा सा, ध्यान से देखना जरा। तो आप ये बता सकते हो ना मुझे बड़ी आसानी के साथ, इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी सर कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप कहोगे सर जी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर में भाई अगर मैं 1000 से गुणा कर देता हूं तो मैं मीटर में आ जाऊंगा? बोले आ जाएंगे सर। और 1 घंटे में अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो 3600 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं सेकंड में आ जाऊंगा, यानी 1000 बटे 3600। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 2 से इसको काट लीजिए 5 बार, 2 से इसको काट लीजिए 18। तो आप क्या समझ पाए इससे? ये 5 बटे 18 क्या आया है सर जी? 5 बटे 18 वो चीज आई है, वो गुणांक, वो कॉफिशिएंट, वो कांस्टेंट टर्म आया है कि जिसको अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे में गुणा करता हूं, किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में अगर मैं 5 बटे 18 से गुणा कर देता हूं तो सर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मीटर प्रति सेकंड में मिल जाएगा। बोलिए समझ आया ना? और सर इसका उल्टा क्या होगा भाई साहब? इसका उल्टा क्या होगा कि अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो ये 5 बटे 18 जो था पलट के उधर चला जाएगा तो 18 बटे 5 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या?
सिर्फ इतनी सी छोटी छोटी बातें हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर आते जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे और जिसमें कॉन्सेप्ट का खेल होगा, जो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे, मैं आपको वो क्वेश्चन वहीं पर कॉन्सेप्ट के साथ क्लियरिटी करके बताता जाऊंगा। जो बेसिक मुद्दा है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का, जिससे पूरा चैप्टर शुरू होता है और खत्म होता है, वो सिर्फ इतना है मेरे दोस्त। इसी को समझना था आपको कि ये मेन चीज जो है ना, ये क्या कहना चाह रही है। बस समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। और अगर ये बात मैं आपको समझा पाया हूं तो बहुत अच्छी बात है। और अब हम लोग बढ़ेंगे अपने पहले सवाल की तरफ और ये देखेंगे। अब कहोगे सर जी पहला सवाल दूसरे से क्यों शुरू हो रहा, 2 नंबर से? वो बात ऐसी है ना भाई कि आपका जो पहला सवाल था ये वाला, ये सवाल बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चन का है, अच्छे चीजों का है। जब आप कुछ बेसिक बातें सीख लेंगे ना, तब हम लोग उस पर आएंगे। तो पहले सवाल से इससे शुरू करते हैं और उम्मीद करेंगे आप देखोगे। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। अगर इसी दूरी को 5 घंटों में तय करना हो तो इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको अभी बताया था कि जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का, व्युत्क्रमानुपाती होता है स्पीड का। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जब चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ध्यान से देखिएगा, तो उस बच्चे को या उस व्यक्ति को या उस कार को जो समय लग रहा था वो 8 घंटे लग रहा था। अब देखो ध्यान से, अब अगर समय 5 घंटे का हो गया है तो कह रहा उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? मैंने आपको क्या बोला कि अगर समय का रेशियो T1 रेशियो T2 है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो क्या होगा? T2 रेशियो T1। क्या होगा? T2 रेशियो T1। मैं यहां पर इसको ये स्पीड बोल रहा हूं और मैं ये जो है इसको समय बोल रहा हूं। तो भाई अगर मैं समय का रेशियो क्या देख पा रहा हूं? 8 और 5 का देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब स्पीड का रेशियो 5 और 8 का होना चाहिए। तो अगर 5 का मान आपके सामने 50 है तो 8 का मान क्या होगा? बोले सर 80 होगा। ये नहीं पूछा था कि स्पीड अब कितनी होगी, ये पूछ रहा था इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो चाल भाई 50 से 80 हो गई, यानी कि चाल में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो गई? बोलोगे सर जी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो गई। ठीक, यही बात आप ऐसे भी लगा सकते थे, ध्यान से सुनना, ऐसे भी कर सकते थे। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इसको आप कुछ इस तरीके बता सकते थे कि सर अगर कोई गाड़ी, कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 8 घंटे तक चलती है तो सर वो 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, हैं जी। और सर अब इसी 400 किलोमीटर की दूरी को अगर मुझे 5 घंटे में ही तय करना है तो निश्चित तौर पर मेरी रफ्तार जो है वो 80 होनी चाहिए। तो अब अगर रफ्तार मेरी 80 है और पहले की रफ्तार अगर 50 थी तो मैं घटा दूंगा तो पता चलेगा कि जो रफ्तार बढ़ाई गई है वो कितनी बढ़ाई गई? 30। तो सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। कमेंट करते रहिएगा सभी लोग फटाफट, ठीक है। कमेंट करने से बड़ा एक मोटिवेशन मिलता है, बड़ी अच्छा सा फील आता है, इसलिए कहते हैं कमेंट करने के लिए। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि और भी आप क्या है कह रहा है 14 मीटर प्रति सेकंड की गति किसके समान है? तो अब सुनना जरा, ये गति है मीटर प्रति सेकंड में, जो कि आपको दी हुई है 14 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो सारे के सारे ऑप्शन किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में। किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मैंने आपको अभी क्या बोला कि अगर कोई दूरी, कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हो और उसे आप किस में बदलना चाहते हो? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपको क्या करना होता है? सिंपली उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब ये 18/5 कहाँ से आता है? कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो उसी को बोलते हैं कि ये जो चीज कांस्टेंट है जिसका गुणा किया जा रहा है ना। यही आप अगर पहले थोड़ा सा शुरुआत में जाएंगे ना, थोड़ा सा पहले, तो आपको बताया है कि ये कहाँ से आया है। तो भाई जो चीज 14 थी उसमें अगर मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब वो कितनी हो जाएगी सर? 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 18 गुणे 8, 8 64, 50.4 कितनी हो जाएगी भाई? 50.4, ठीक, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में रफ्तार होगी। बोलिए ठीक है ना सभी लोग? आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चलिए जी, देखने की कोशिश करिएगा, समझिएगा। एक कोई ट्रेन की बात कर रहा है, प्रथी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, प्रथी किसी पैसेंजर का नाम है, ठीक है। ये जो नाम है, जो कि 6 मिनट देरी से चलती है, 6 मिनट देर से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, ठीक है। ऐसा करने से ट्रेन जो कि 36 किलोमीटर दूर है, जो कि स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है, पर समय से पहुंच जाती है। ट्रेन की वास्तविक गति क्या होगी? बहुत समझने की बात है और बहुत कोई कठिन चीज नहीं पूछी गई है यहाँ पर, आप मेरी बात समझिएगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का, और मैं चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आ रहे हैं तो इसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे पहले अगर आप बेसिक क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको मजा आएगी। मैं इस क्वेश्चन को चौथे को, हालांकि मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, नहीं तो आप यही कहोगे प्रथी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है। अब देख लो, पहले राजधानी एक्सप्रेस से कहां जा रही है? दिल्ली जा रही है, ठीक है। कोई पैसेंजर है जिसका नाम है प्रथी। ये 6 मिनट देरी से चलती है, मतलब इसका जो यूजुअल टाइम है, जिस टाइम से इसे चलना चाहिए, उससे ये 6 मिनट देर से चल रही है, लेट है, समझ गए। और 6 मिनट लेट होने का मतलब 6/60 यानी कि 1/10 घंटे ये लेट चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाता है, यानी अब ड्राइवर ने जब देखा कि ये 6 मिनट देरी से चल रही है तो उसने स्पीड बढ़ा दी। जो स्पीड इसकी पहले थी उससे 4 किलोमीटर ज्यादा हो गई। अब पहले क्या स्पीड थी सर जी? नहीं पता है, तो हमने कहा पहले की स्पीड अगर हम v मान लेते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से, तो अब की स्पीड क्या हो जाएगी सर जी? v+4 हो जाएगी। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसने, ड्राइवर ने बढ़ा दी है, समझना। ऐसा करने से ट्रेन जो कि स्टेशन से 36 किलोमीटर दूर है, मान लो ये है ट्रेन और यहाँ इसकी शुरुआत है, और ये जो है 36 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन था, दिल्ली थी 36 किलोमीटर की दूरी पर। इससे क्या होती है? ट्रेन वास्तविक समय से पहुंच जाती है। यानी कि अब इस चाल से, ध्यान से सुनिएगा, इस चाल से ट्रेन जो है वास्तविक समय से पहुंच जाती है। तो 36 किलोमीटर अगर ट्रेन v+4 से चलती है इस स्पीड से, तो इसको सही समय से पहुंचा जा सकता है। ये सही समय से पहुंच जाती है, राइट टाइम पर पहुंचती है। लेकिन अगर यही ट्रेन 36 किलोमीटर की दूरी सिर्फ v से चल रही होती, जो कि उसकी पहले की इनिशियल स्पीड है, तो क्या होता है? तो इसको सही समय से देर हो जाती है। वो भी कितने मिनट देर हो जाती है? बोले सर 6 मिनट देर। तब ये अपने यूजुअल समय से 6 मिनट ज्यादा ले रही होती। कितने मिनट ज्यादा ले रही होती? 6 मिनट ज्यादा ले रही हो। ऐसा ये सवाल है, बस इतनी सी बात है। तो पूछा ये गया है भैया कि बताइए कि ये जो झोल चल रहा है वो क्या झोल चल रहा है और कैसे होएगा, बस इतनी सी बात है। बोलो ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना। आई ना? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि यहां से देखो, सवाल करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती हैं, गौर से समझना, ठीक है? गौर से समझना मेरी बात। सवाल करने के लिए कोई बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बोल रहा हूं कि यहां से आप t का मान निकालो। अगर t का मान निकालोगे तो क्या आएगा? बोलोगे 36/v है सर जी, और माइनस में 6 का मतलब 6/60, और ये t का मान आ जाएगा। भाई साहब देखो, ये t यहां पर सही समय था, यूजुअल टाइम था। यहां से t की वैल्यू ये है और यहां से t की वैल्यू ये है, दोनों को बराबर कर देना। मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर आप पहले थोड़े बेसिक से सवाल कर लेते ना तो ये सवाल आपको बेहतरीन और अच्छा समझ में आ जाता। खैर कोई बात नहीं, आप देख लो v। अभी आपको एक तरीका और बताएंगे ऑप्शन का, ठीक है? और 6/60 का मतलब 1/10 डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या नहीं ना कोई? बोलो इतनी बात ठीक है। अब इसी को मेरे भाई सॉल्व कर लेना है। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? 1/10 बराबर में 36/v माइनस में 36/में v+4। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक? जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका v आंसर आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं भैया, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूं, बहुत छोटी सी बात मैं ये बोल रहा हूं, गौर करना, कि अगर मैं इसी सवाल को बाई ऑप्शन करता तो क्या मैं आसानी से कर पाता? बोले सर होना तो चाहिए बाई ऑप्शन आसानी से भी। देखते हैं, आप ये देखो कि डिस्टेंस सिर्फ 36 किलोमीटर की है। कितनी है? 36 किलोमीटर। ट्रेन की वास्तविक गति क्या होगी? ठीक,
ट्रेन की वास्तविक गति अगर हम कुछ मान के चलें, जैसे हमने मान ली ट्रेन की वास्तविक गति जो इसमें के हिसाब से अगर हम देख लेते हैं कि इसके हिसाब से मान लेते हैं, क्या मान लें बोलोगे? जैसे इसके हिसाब से वास्तविक गति, बढ़ाई नहीं वास्तविक, यानी वी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ठीक है। कुछ मान लो, अब उसी गति को अगर आप 4 बढ़ा देते हो यानी v+4 हो जाता है वो। तो ये जो v+4, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो v+4 आएगा ना, ये 36 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो आंसर सही होगा, ना कर पाए तो आंसर गलत होगा। बाकी ये तरीका तो मैंने आपको बताया ही है। क्लियर है मेरी बात? मैं यही बोल रहा था कि इस सवाल को अगर आप थोड़ा सा देर में देखते ना तो ज्यादा अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, अगला सवाल पढ़िए, और उम्मीद, आदत पड़ गई इधर उधर देखने की, ठीक है। लाइव क्लास में होता है ना कि इसको देखने लगते हैं फोन को, तो वही फोन, हालांकि जब पता है कि ये लाइव क्लास नहीं रिकॉर्डेड फॉर्म है, लेकिन फिर भी हाथ से फोन उठ गया और मैं उसको देख भी रहा हूं, और जबकि कुछ नहीं है इसमें। जब इसको मैंने खोला यूट्यूब तब देखा, अरे यार ये तो रिकॉर्डेड क्लास है। देखो क्या कह रहा है, किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करी, ठीक, कोई स्पीड रही होगी उससे 96 किलोमीटर दूरी उसने तय कर ली। अगर वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य पे पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। किलोमीटर प्रति घंटे में वास्तविक गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई थी? बहुत सरल सा सवाल है, बिल्कुल वैसा ही जैसे पीछे वाला था, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दूरी थी जो कि 96 किलोमीटर की दूरी थी, 96 किलोमीटर की डिस्टेंस थी जिसको किशन ने तय किया है, और किस स्पीड से तय किया है नहीं पता, मान लिया v से तय किया है, ठीक, v गति से इसने 96 किलोमीटर तय किया। तो अगर मैं v स्पीड से इसने 96 किलोमीटर तय किया तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो समय होगा वो दूरी बटे में चाल होगा, यानी कि ये समय लगा होगा उसको, मैं ये कह सकता हूं। अगर वो अपनी गति 4 किलोमीटर धीमे गति से चलता तो गंतव्य पर पहुंचने में उसे 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यही 96 किलोमीटर वो v-2 से तय करता होता तो उसे इसी t यूजुअल समय से 2 घंटे का समय ज्यादा लगता। ये सवाल में कहा गया है, सिंपल सी बात है, इतना कहा गया। गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई थी, गौर से समझने की बात है। अब यहां से अगर t का मान निकाले हैं तो क्या आ जाएगा, 96 v-2 और माइनस में 2 = t, और t का मान यहां भी है, दोनों को बराबर ही तो करना था, करते हैं बराबर। 96/v, v बराबर में 96/v-2, और यहां पे भी भाई साहब -2, ये -2 को इधर भेजो, इधर ले आओ इसको, तो 2 = 96 कॉमन कर लीजिए, 1/v-2, और इधर क्या बचेगा, माइनस में 1/v। आप देख पा रहे हैं? बोले हाँ सर देख तो हम पा रहे हैं। चलिए इसी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। अभी वो तरीका नहीं बताया है कि सवाल को और सरलता से कैसे, केवल ये बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। तो भाई साहब यहाँ पे अगर ये करोगे तो 2/96 हो जाएगा, और बराबर में ऊपर क्या आ जाएगा, आप गौर करिएगा जरा, देखिएगा, आ जाएगा v -v+2, और नीचे क्या आएगा सर जी, v² माइनस में 2v आ जाएगा। बोले आ जाएगा सर, तो देखो इस v से तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2v² माइनस में 4v, और इधर में क्या आ जाएगा, 96 का 2 गुना अगर हम लोग करेंगे तो 192 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, क्या बचेगा, v² माइनस का 2v, और इसको इधर और ले आओ 96 बराबर में अपने पास 0। अब आपको दो ऐसी चीजें खोजनी है जिसका मल्टीप्लाई करो तो 96 आ जाए और जोड़ घटाना करो तो 2 मिल जाए। क्या हो सकता है, फैक्टर करने, अल्टीमेटली क्या करने, फैक्टर करने। तो क्या क्या बन सकता है फैक्टर, अगर देखे जाए तो क्या बनेगा, 16 × 12 कितना होता है, और 16 × 12, 16 दूनी 32, 3, 16 12 तो 8 6 कर लेते हैं, है ना, 8 6 कितना होगा, 16 12 192 ही होता है, 16 × 12।
तो 8 इसका, 6 इसका, 16, 6 छठे 48 होगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे 96 है ना, कितना है 96। तो कुछ बनेगा क्या, कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता। अच्छा देख लेते हैं, 96 ये था, कॉमन कर लिया, 1/v-2 माइनस में 1/v 2/96, एलसीएम आ गया इधर से v माइनस v और प्लस का 2 है ना, प्लस का 2, ठीक है, 2 से 2 कट ही जाएगा, तो v² माइनस 2v और ये 96 बच जाएगा, ठीक है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे सॉल्व करो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका बाई ऑप्शन मेथड, ठीक है। बोले इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 16 और 12 करके देखना, उत्तर मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसको बाई ऑप्शन अगर इसी सवाल को करना होता तो आप कैसे करते हो और क्या इतना समय लगता, देखना ध्यान से। 5 सेकंड में सवाल कैसे होता, 5 सेकंड में कैसे होगा सवाल को बहुत ध्यान से समझना। देखो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ही, बोले सर 96 किलोमीटर की, ठीक। अब आप सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि जो 96 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर आपने स्पीड का जो फॉर्मूला था आप जानते हो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना। तो दूरी अगर जो दी है और अगर आने वाली चाल दशमलव में नहीं है, तो इसका मतलब जो टाइम लगा होगा वो टाइम ऐसा होगा जिससे डिस्टेंस पूरी पूरी कट रही होगी। तो भाई अगर ये 96 किलोमीटर की दूरी है तो इसका मतलब जो आपका टाइम, जो आपकी स्पीड रही होगी वो ऐसी स्पीड रही होगी जिससे 96 पूरा पूरा कट जाता है। मैंने कहा, मैंने मान लिया 16, तो उस हिसाब से लगेंगे 6 घंटे लगेंगे। और अगर मैं इसी 96 किलोमीटर की दूरी के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम कर देता तो 16 से 4 कम हो जाती तो 12 हो जाती और 12 8 96 लगता। तब देखिए क्या 2 घंटे ज्यादा लगे क्या, तो आप कहोगे हाँ जी सर 2 घंटे ही ज्यादा लग रहे हैं, और यही तो सवाल कह रहा था। तो इसका मतलब जो वास्तविक चाल रही होगी वो कितनी रही होगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटे। केवल इतना सा काम करना था, ये आप बाई ऑप्शन निपटा देते, 5 सेकंड का भी नहीं होता, ठीक। क्योंकि कुछ दूसरा तीसरा सवाल था, बेसिक जानना जरूरी होता है, तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इस सवाल को इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी करना ऐसे नहीं है, ठीक है, करना आपको ऐसे ही है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जी, कह रहा है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अच्छा, और बाकी दूरी तांगे से तय करता है, ठीक है। अगर वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से और शेष 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल कर तय करता तो उसे 1 घंटे अधिक समय लगता है। तांगे की चाल क्या होगी, ठीक है। देखो कुल मिलाकर 40 किलोमीटर की दूरी है, ध्यान से देखना जरा, सभी बच्चों से निवेदन है मेरा, ठीक। इसको 2 साधन है जिससे तय किया जाता है, एक पैदल चलकर तय कर सकते हैं और एक घोड़े से यानी कि तांगे से तय कर सकते हैं, इससे तय करा जा सकता है, ठीक है। एक पैदल चलकर तय कर सकते हैं, एक तांगे से तय कर सकते हैं, गौर से समझना। इसमें आगे आपसे बोल रहा है कि अगर 16 किलोमीटर पैदल चलता है, 16 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है, वो भी कितनी की रफ्तार से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल चलकर। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये ऐसा करता है तो इसे 4 घंटे तो लगे होंगे। अच्छा जी, अगर 40 में 16 तय हो गई तो तांगे के लिए उसको 24 किलोमीटर की दूरी बाकी रही होगी। बोले हाँ सर। समझिएगा, वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करता है और बाकी बची दूरी तांगे से यानी 24 किलोमीटर तांगे से। अगर वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से तय करता है, दूसरी स्थिति के हिसाब से अगर ये 16 किलोमीटर की दूरी को तांगे से तय कर लेता है, इससे अब देखो तांगे के नीचे 16 लिख रहे हैं, और शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष दूरी यानी कि पैदल अब की बार 24 कर रहा है और इसके लिए 4 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से 6 घंटे यहां लग रहे होंगे। ठीक है भैया, तो उसे 1 घंटे का ज्यादा समय लगता है। मतलब यहां पर लगे कुल समय का टी मान लो का जो समय है यहां पर उससे 1 घंटे का समय ज्यादा लग रहा है। बस इतनी सी बात थी। सॉरी।
तो आपसे कह रहा है तांगे की चाल क्या होगी, गौर से समझना। एक बार तांगे से आपको कितनी दूरी तय करनी है मेरे भैया, एक बार तांगे से आपको कितनी दूरी तय करनी है, बोले सर 24 किलोमीटर। और एक बार कितनी दूरी तय करनी है, बोले सर जी 16 किलोमीटर। तो टांगे की रफ्तार कुछ ऐसी रही होगी जो 24 को डिवाइड करती हो और 16 को भी डिवाइड करती हो। तो ऐसा ऑप्शन जरा इसमें से देखेंगे क्या दिख रहा है, बोले सर 8 दिख रहा है। तो मैंने कहा अगर मान लो 8 है तो उस हिसाब से इसे यहां पर 3 घंटे लगते हैं, तो 4 + 3 यानी कि टोटल 7 घंटे लगते हैं। और अगर मैंने मान लिया यहां पर तांगे की रफ्तार वही 8 के हिसाब से, तो यहां पर 2 घंटे लगते, तो 6 और 2 यहां पर टोटल 8 घंटे लगते। देखिए क्या इन दोनों के जो समय का अंतराल है वो 1 घंटे ज्यादा है क्या, बोले सर जी है। तो इसका मतलब सही जवाब क्या होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद है कि मजा आई होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए। रेस का एक सवाल आपके सम्मुख आ चुका है, उम्मीद करेंगे आप पहले पढ़ लोगे, पहले उम्मीद है मेरी पढ़ लोगे। पढ़ लोगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग अगर करते हैं सवाल को तो आप उसका उत्तर अच्छे से बताओगे। एक 200 मीटर लंबी दौड़ में धावक ए धावक बी को 3 सेकंड से हराता है। पहला वाला धावक जो है स्प्रिंटर जो है ए, वो बी स्प्रिंटर को 3 सेकंड से हराता है, यानी वो 3 सेकंड पहले रेस फिनिश कर लेता होगा। यदि ए और बी की गति में 1.5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है तो ए की गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। देखो कितना सरल सवाल है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये 200 मीटर की एक डिस्टेंस दी हुई है, इसको 2 लोग कवर करते हैं ए और बी। ए की गति और बी की गति में जो अंतर है वो 1.5 मीटर पर सेकंड का है। तो सर ज्यादा किसकी होगी कम किसकी होगी, इस बात को समझना बहुत आसान है। बोले सर कैसे, कहता है भाई धावक ए ना धावक बी को 3 सेकंड से हराता है, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर जो पहला वाला स्प्रिंटर होगा ए, उसकी गति ज्यादा होगी। तो मैंने कहा मैंने बी की गति को v मान लिया, तो इसकी गति कितनी ज्यादा होगी, 1.5 मीटर पर सेकंड ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी, बोले हाँ सर। बस अब देखो सवाल खत्म। बोले कैसे, भैया 200 मीटर की दौड़ को, ये बी के लिए लिख रहा हूं, 200 मीटर की दौड़ को अगर बी जो है वो v सेकंड से v चाल से तय करता है, और इसी 200 मीटर की दौड़ को अगर a जो है वो v + 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 3 सेकंड का आता है। सवाल केवल इतना सा था या नहीं था, बोले हाँ सर था। अब अगर इसको मेरे भाई सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से देखना, अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्व हो जाएगा हो तो जाएगा सर जी 200 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अपने पास यहां से क्या बचेगा, बोले सर अगर 200 कॉमन ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा v + 1/5, और सर जी यहां पर आ जाएगा v, और सर यहां पर आ जाएगा दोनों का एलसीएम यानी कि v² + 1.5v, और बराबर में सर जी 3 तो था ही। तो देखिए इससे तो ये भाई साहब कैंसिल हो गए दोस्त, समझ लीजिएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर मैं आपको, बहुत कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप ना समझ पाओ। तो अब क्या बचा अपने पास, बोले सर जी ऐसा बचा अपने पास कि 200 × 1.5 बटे में v² + 1.5 v = 3 है जी। तो अब अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसका अगर हम गुणा करते हैं तो ये 300 हो जाएगा। और भाई अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर लेता हूं तो अपने पास क्या आएगा, 3v² प्लस में 3 का गुणा अगर 1.5 में करूंगा तो मेरे हिसाब से 4.5v, ये अपने पास आ जाएगा। थोड़ा और सरल कर लें क्या, दशमलव को हटा उठू के काम फिनिश करें क्या, बोले सर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगर दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा भाई साहब, और अगर अब गुणा किया तो क्या बनेगा 10 को लेकर, तो बोले सर ऐसा अगर हम करते हैं तो इधर 30v² बन जाएगा सर जी, इधर ये 45v बना रहेगा, और सर इधर अगर हम 10 का गुणा कर लेते हैं तो माइनस में 300 तो था ही, 1 0 और आ जाएगा बराबर 15 से काट लीजिए, 2v² प्लस 15 × 45v, और माइनस में 15 दूनी ये आ जाएगा अपने पास बराबर में 0।
अब इसको कितना सिंप्लीफाई कर पाओगे आप, जितनी जल्दी सिंप्लीफाई कर लोगे तो जो ए की गति होगी वो आपके पास मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक, हाँ ये सवाल है अच्छा, कैलकुलेटिव है, समझने वाला है और उम्मीद करेंगे कि समझ रहे होगे। समझ रहे हो ना, बोलो हाँ या ना। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर निकाल लेना है और जो भी आंसर रहेगा उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट चल रही है वो 1 मीटर में थी और 1 सेकंड में थी, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं, आप एज इट इज इसको कर लोगे। हाँ ये मानते हैं कि भाई साहब ये सवाल जो है वो कैलकुलेटिव है, ये सवाल क्या है, कैलकुलेटिव तो है, और अगर कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ रही तो इसका मतलब दुनिया का व्यक्ति अगर कोई भी होगा वो इससे लेस कैलकुलेशन में, हाँ स्टेप अगर गायब कर दे तो कैलकुलेशन लेस हो सकती है, लेकिन इससे लेस कैलकुलेशन में सवाल नहीं हो सकता है। और आप ये देख पाओगे कि बहुत प्यारा सवाल है, बहुत उम्दा सवाल है। नेक्स्ट चलिए जी देखिए और बताइए अगला सवाल। बहुत बढ़िया सा सवाल है, ऐसा उम्मीद है मेरी कि आप लोग देखोगे और कोशिश करोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बताने में और क्लास को आज शुरू करने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया है, लेकिन खैर अब क्या करेंगे। ये सवाल बहुत प्यारा है और मैं चाहूँगा कि इस सवाल का आप लोग, हालांकि बताएंगे तो हम है ही, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल है ना इसमें, इसका जवाब आप लोग होमवर्क से दे दें। रोज एक सवाल आपको मिलता ही है और मैं रोज ये कहता हूँ कि इस सवाल को करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है 4 से 5 बच्चों के ही कमेंट आते हैं, बाकी लोग कहते हैं अरे हटा यार देखा जाएगा जो होना है कि नहीं। ऐसा नहीं किया करो, हमें कष्ट होता है जी, हमें बहुत कष्ट होता है। चलिए तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं ना, हालांकि ये सवाल आप लोग स्किप कर देना अभी फिलहाल, जब तक पूरा मैं ना पढ़ा दूं, क्योंकि ये सवाल आखिरी का है, शुरुआत की ये सवाल नहीं है। ठीक है, ये सवाल है आखिरी का, तो फिलहाल अभी स्किप करना, बताऊंगा ही मैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हो। जैसे ये अगला सवाल है, उम्मीद करते हैं देख रहे होगे, बताओगे। क्या कहता है, कह रहा है एक ही समय पर शुरू हुई 2 कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए t घंटे के बाद मिलती हैं और मिलने के बाद 5 घंटे और 6 घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि कार ए की गति 55 हो तो बी की क्या होगी। चलिए देखते हैं और समझते हैं कि हम लोग जो इसमें करते हैं उसको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि भाई एक कोई डिस्टेंस थी जिस पर 2 कारें चलती है, मान लीजिए एक कार इधर ए चलती है, एक कार इधर बी चलती है, ये ए कार चल रही है बी की तरफ और इधर से बी कार चल रही है ए की तरफ। ठीक, दोनों चली रास्ते में, मान लीजिए सपोज करिए कि ये एक पॉइंट है सी, जहां पर ये मीटिंग पॉइंट है, इनका एमपी है। ठीक है, मीटिंग पॉइंट जहां पर ये दोनों कार आके मिली। ठीक है, चलने के टी घंटे के बाद, ये टी घंटे चल ली, ये टी घंटे चल ली और यहां एक पॉइंट सी पर ये दोनों आकर मिली। अब कह रहा है मिलने के बाद जब मिल गई तो ट्रेन ए इधर की तरफ आगे बढ़ी, तो इसको अब सी से बी तक, सी से बी तक किसको, ट्रेन ए को कितना समय लगा है, 5 घंटे। और अब बी को जो सी से ए की तरफ बढ़ रही है, इधर की तरफ बढ़ रही है, तो सी से ए तक इसको दूरी तय करने में समय लगा है 6 घंटे। ठीक, क्या कहता है आगे, कहता है कार ए की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब यहां से जो कार ऐसे चली थी, ये वाली जो कार, तो इसकी रफ्तार आपको दे रखा है 55 किलोमीटर पर आवर। इसकी आपको स्पीड निकालनी थी। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है हमेशा, मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा ये जानना चाहता है कि सर वो कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों होता है, तो मुझे जरूर कमेंट करना, मैं उसको बताऊंगा कि वैसा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लिखा जाता है कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 अपॉन T1, ये जो लिखा जाता है ये फॉर्मूला होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि अगर 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रास्ते पर कहीं मिले और मिलने के बाद डिफरेंट टाइम लेकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला क्यों लगता है, अगर किसी को जानना हो तो कमेंट जरूर करना, मैं देखूंगा तो ही बताऊंगा। ठीक है,
अब देखिए एक की रफ्तार 55 दी थी, दूसरे का मेरे को जानने का था रूट ऑफ t2 अपॉन t1। t2 पहले, तो t2 कौन सा समय था? बोले सर t2 वाला समय कौन सा था? देखो एक को 5 घंटे, एक को 6 घंटे लगते हैं, तो पहले वाला समय कौन सा है और बाद वाला समय कौन सा है, इस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना। पहले वाला समय जब सर जी जो t1 है वो 5 घंटे, t2 सर जी 6 घंटे, तो यहां पर आएगा 6/5। क्या आएगा? 6/5। बोलो ठीक है क्या? सॉल्व करना है इसको, और सॉल्व करके आपको ये देखकर बताना है उत्तर कि इन 4 ऑप्शन में उत्तर क्या आ सकता है। मैं बहुत कठिन चीज नहीं पूछ रहा हूं। अगर मुझे स्क्वायर हटाना है तो मैं क्या करूंगा? बोले सर स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर आ जाएगा 55/x², और इधर क्या बचेगा? बोले 6/5। अब अगर मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए होगी तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे, बहुत ध्यान से देखना, 55 इंटू 55 इंटू 5 अपॉन में 6 और इधर x², ये तो लिखोगे। बोलो हाँ है ना, लिखोगे ना? अब बताएंगे क्या आंसर आएगा। अब तो सरल हो गया, अब तो बता सकते हो क्या आंसर आएगा। कार बी की गति पूछ रहा था, कार बी की गति पूछ रहा है, तो बताइए। ठीक है, इसको रख कर आपको सिर्फ उत्तर निकालना है, और बहुत मतलब कठिन चीज नहीं है। ठीक है, कार ए की गति दी हुई है, कार बी की गति पूछ रहा है, और रूट ऑफ t2 अपॉन t1 लिखना होता है। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये लिखो, आप इसमें गति को भी उल्टा करके लिख सकते हो कि s2 अपॉन s1 इज इक्वल टू यहां पर t1 अपॉन t2, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी से आपका उत्तर आ जाएगा, चाहे आप इसको फॉलो करना चाहे इसको फॉलो करना, दोनों में से एक से आंसर आएगा। ठीक, क्या आंसर आएगा ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके बताते चलता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए। हालांकि आपका आंसर आ गया होगा, मुझे बात का भरोसा है कि नहीं है? बोले सर कैसे है भरोसा? मैंने कहा भरोसा ऐसे है भैया कि अगर रूट ऑफ लोगे तो इन दोनों में से तो एक हिस्सा ही बाहर रहेगा, 55 ही बाहर रहेगा। बोले हाँ सर रहेगा। मैंने कहा इसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं तो ये √5 रहेगा। बोले रहेगा सर। हालांकि अब देखो बता ही देते हैं, और सर इधर √6 रहेगा। ठीक है, ये आएगा x की वैल्यू। मैं बोलता हूं कि √6 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिख गया होगा। दिख गया कि नहीं दिख गया? है ना? तो कोई कठिन नहीं था, तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी बेहतरीन ढंग से। ठीक है, आई या नहीं आई? आई तो थम्स अप का साइन करके भेजिएगा। और आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, और अभी देख लेते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी आ ही गई होगी, फिर आगे की बात आगे करेंगे। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, लव यू।